चलिए, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पावर शेयरिंग. दिस इज द चैप्टर ऑफ सिविक्स. सिविक्स का है एंड फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग. मतलब क्या होता है? सत्ता की साझेदारी. सत्ता की साझेदारी. एक्चुअली व्हाट इज पावर और व्हाट इज पावर शेयरिंग, ये चैप्टर के शुरुआत में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पावर आप किसको मानते हैं? पावर किसको कहते हैं? या पावर का शेयरिंग क्या होता है? अगर पूछा जाए टोटल, अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पावर शेयरिंग, देन व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट आंसर. एप्रोप्रिएट आंसर इसका क्या होगा? पावर शेयरिंग हम किसको कहेंगे? ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं. पहला क्वेश्चन है पावर शेयरिंग. दूसरा क्वेश्चन अगर आपका आएगा कि व्हाट इज द इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका. ध्यान देंगे क्वेश्चन पर. दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका. इथनिक समझते हैं? इथिक समझते हैं? इथिक कंपोजिशन इसका मतलब होता है जातिगत बुनावटें. इथिक कंपोजिशन का मतलब जातिगत बुनावटें. क्वेश्चन तो आया. पहला क्वेश्चन हम लोगों ने शेयर किया कि भाई व्हाट इज पावर शेयरिंग. दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट इज इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका. ठीक है, तो बेल्जियम का अलग पढ़ना है, श्रीलंका का अलग पढ़ना है. श्रीलंका जो हो गया एशिया कॉन्टिनेंट में हो गया और बेल्जियम जो है वो यूरोपीय कॉन्टिनेंट का देश है. तो दोनों में पावर शेयरिंग कैसे हुआ, इस चैप्टर को समझाने का, पावर शेयरिंग समझाने के लिए we have to use two countries. The example of the democratic countries. These two countries are the democratic countries. ये एक लोकतांत्रिक, दोनों देश लोकतांत्रिक है और दोनों देश में पावर का शेयरिंग कैसे हुआ है, किन कंडीशन में हुआ है. ठीक है ना, इसके बारे में हम लोगों का ध्यान करना है. पहला होगा पावर शेयरिंग. दूसरा है बेल्जियम एंड श्रीलंका. व्हाट इज द इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका. और तीसरा हम लोग को पढ़ना है मेजोरिटीज इन श्रीलंका. मेजोरिटीज में श्रीलंका का मतलब श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद. मेजोरिटीज में श्रीलंका का मतलब श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद. तो इससे शब्द जो निकलते हैं मेजोरिटी, मेजोरिटी से निकल गया क्या? मेजोरिटीज. यानी इसका जो अपोनेंट वर्ड होगा, विपक्षी जो वर्ड होगा, वो है माइनॉरिटी. तो श्रीलंका में हम लोग को ये देखना है कि माइनॉरिटी में कौन था और मेजोरिटी में कौन था. क्वेश्चन 3 है, ये तीसरा क्वेश्चन है. फिर से रिपीट कर रहे हैं. पहला जो क्वेश्चन है व्हाट इज पावर शेयरिंग. दूसरा जो क्वेश्चन है व्हाट आर द इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका. और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज मेजोरिटीज इन श्रीलंका. और चौथा जो क्वेश्चन पढ़ना है वो VVI है 2026 एग्जाम के लिए. वहां में पूछा जाएगा कि व्हाट वाज द एकोमोडेशन इन बेल्जियम. एकोमोडेशन का मतलब होता है समझदारी. यानी दो जो देश हम लोग का स्टडी करना पढ़ना है, उसमें एक देश में यह पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, संविधान में परिवर्तन हुआ, संविधान में संशोधन हुआ, जिसके कारण पावर शेयरिंग हुई. और दूसरे में यह पढ़ना है कि मेजोरिटीज में के आधार पर एक कम्युनिटी के लोगों ने दूसरे कम्युनिटी को अपना सुपरलेटिव डिग्रीज को क्या करने के लिए, स्थापित करने के लिए, अपने आप को बहुत ज्यादा दूसरे कम्युनिटी के ऊपर क्या बोझ बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए उन्होंने अपने स्तर से कानून को क्या कर दिया, निर्मित कर दिया, कानून बना दिया. ये एक देश में जहां पर मेजोरिटीज में के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है. और दूसरे देश में दो पक्षों को लेकर संविधान में एकोमोडेशन किया जाता है, यानी संविधान को सुधारने का काम किया जाता है. तो एक देश में जो पावर शेयरिंग है वो बहुत बढ़िया तरीके से हुई. 2 कम्युनिटी 3 कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए पावर शेयरिंग किया गया. और श्रीलंका जैसे देशों में पावर शेयरिंग तो हुई, लेकिन वो पावर शेयरिंग, दैट पावर शेयरिंग वाज डिपेंडेंट ऑन द मेजोरिटीज्म, ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी. यानी बहुसंख्यकवाद के आधार पर क्या किया गया, पावर शेयरिंग किया गया. और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फीचर्स ऑफ बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन. बेल्जियम के संविधान की क्या फीचर्स है, क्या विशेषताएं हैं, कैसे उन्होंने अपने संविधान में अमेंडमेंट किया, संवैधानिक सुधार किया कि जहां पर टेंशन था, दो पक्षों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था,
वो कॉन्फ्लिक्ट आसानी से क्या होगा, सॉल्व हो गया, और उस देश में कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को बहुत बखूबी ढंग से क्या किया गया, स्थापित कर दिया गया। एक दो टॉपिक्स और होंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग पावर शेयरिंग। देखते हैं, व्हेन पावर डज नॉट रेस्ट विथ एनी वन ऑर्गन ऑफ द स्टेट। ध्यान देंगे, व्हेन पावर डज नॉट रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या हुआ, रेस्ट का मतलब हुआ जब शक्ति जो है, सत्ता जो है किसी एक ऑर्गन के हाथों में निहित न हो, एक ऑर्गन के हाथों में निहित न हो, यानी सारे पावर पर, अधिकारों पर, किसी एक तरह के शासन, किसी एक तरह के तंत्र पर, किसी एक तरह के आधिकारिक व्यवस्था के अधीन वो पावर नहीं होना चाहिए। विथ एनी वन रीजन ऑफ द स्टेट, कहां पर, किसी भी राज्य के एक किसी स्तंभ के पास, एक किसी व्यक्ति के पास, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, एक किसी इंस्टीट्यूशन के पास किसी भी तरह का कोई भी पावर होना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, पावर शुड बी डिवाइडेड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स। एक के पास न हो करके ये पावर क्या होना चाहिए, अलग अलग ऑर्गन्स में क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो ऑर्गन समूह मैंने पढ़ा है कि व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का अंतर्गत क्या आता है, तीन चीजें आती है भाई, इसमें दो क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा क्वेश्चन क्या याद है, दूसरा क्वेश्चन याद कीजिए, व्हाट आर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हाट आर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में तीन चीज आता है, ध्यान से समझेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया था, 90 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ किया था, यहां से 20 से इंसेक्ट किया था, और भाई बताया था कि पावर शेयरिंग बीचों बीच बढ़ता है, तो इसको हम लोगों ने लिखा था, इस फाइल को क्या बनाया था, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, और यहां बनाया था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या है, ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट यहां पर मैंने स्केच बनाया था, और यहां पर लिखा था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट तीन लोग हैं, कौन कौन से है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। याद रखेंगे, दीज आर नोन एज द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है, पूछा जाएगा कि व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो वहां पे तीन चीज है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर नोन एज द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। वही चीज यहां बता रहा है कि किसी एक ऑर्गन के हाथ में पावर जो है वो रेसिस्ट नहीं होनी चाहिए। इट मींस द पावर शुड बी डिवाइडेड अमॉन्ग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर पावर को हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, ठीक है, और अपने अपने स्तर से ये सारे लोग क्या करें, काम करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, पावर शेयरिंग है। अब एक एग्जांपल पर समझ लें कि अगर लेजिस्लेचर भी, एग्जीक्यूटिव भी और जुडिशरी भी, जैसे हम मान लेते हैं भाई मोनार्ची, मोनार्ची इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस टॉपिक, ठीक है। मोनार्ची के हाथों में, पहले के हाथों में राजतांत्रिक व्यवस्था का लोगों ने विरोध क्यों किया, व्हाई दे वांट टू रिमूव द मोनार्ची सिस्टम, क्यों उन्होंने किया, क्योंकि एक ही आदमी के हाथों में तीनों व्यवस्थाएं थी। वो लेजिस्लेट भी करते थे, लेजिस्लेट करने का मतलब कानून भी बनाते थे, उस कानून को क्या करते थे, लागू भी करते थे, और खुद भी जज भी वो खुद ही होते। तो उस पावर का क्या हो सकता था, द पावर में भी मिसयूज, उसको हम क्या कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया भाई, विधायिका जो जो कानून बनाने वाली संस्था वो अलग है, जो एग्जीक्यूट करने वाली वो अलग है, और जो न्यायपालिक करने वाली है वो अलग, यानी अब कोई पावर का मिसयूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या कर रहा है, पावर शेयरिंग किसको कहेंगे, वेन पावर्स आर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट और डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज अ पावर शेयरिंग। यानी सरकार के मध्य भी शक्तियों का क्या होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बड़ा भाई है, इसके पास 100 रुपया है, और स्टेट गवर्नमेंट अगर छोटा भाई है तो भाई 50 रुपया भी होना चाहिए। तो लोकल गवर्नमेंट अगर छोटा बच्चा है, इसके पास चॉकलेट वगैरह का भी पैसा होना चाहिए। पावर को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया।
ठीक है। उसी तरीके से पावर कहां पर बटा होना चाहिए भाई, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशियल में बटा होना चाहिए। सेंटेंस पर हम लोग बात करें, when the power does not rest in any one organs of the government, एक किसी भी organ अंग पर पावर नहीं होता है, rather it shared among legislature, executive and judiciary, जबकि पावर को किसके मध्य बांट दिया जाए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य बटा होना चाहिए। इट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। इसको हम क्या कहेंगे, पावर शेयरिंग कहेंगे। इजिली यू कैन राइट इन द एग्जाम, आप तो आसानी से लिख सकते हो या अपने में शब्दों में लिख सकते हैं, when powers are shared among different forms of government or different organs of government, this is known as power sharing। ठीक है, ग्राफ याद रहेगा, मैंने 90 डिग्री का एंगल पे बना दिया भाई, यहाँ पे बता दिया कि एसजी है, सीजी है सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी है स्टेट गवर्नमेंट और एसजी है लोकल गवर्नमेंट। ये फॉर्म्स ऑफ क्या है, गवर्नमेंट है, यानी इनके मध्य भी पावर का शेयरिंग होना चाहिए। और ये क्या है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, यानी इनके अंदर भी पावर का शेयरिंग होना चाहिए। जब इस तरीके से शक्तियों को क्या किया जाए, विभिन्न सरकार के स्तरों पर बांटा जाए, या सरकार के जो अंग होते हैं, तो सरकार के 3 अंग हुए, लेजिस्लेचर हुआ, एग्जीक्यूटिव हुआ और जुडिशियरी हुआ। इसका मतलब विधायिका हुआ, कार्यपालिका हुआ और न्यायपालिका हुआ। इनके मध्य जो शक्तियों को क्या किया जाए, बांटा जाए, उसी बंटवारे को हम क्या कहेंगे, पावर शेयरिंग करेंगे, यानी सत्ता की साझेदारी के नाम से जाना जाए। क्लियर हो गया? बिल्कुल, जिला पार्षद इज द पार्ट ऑफ द एलजी, लोकल गवर्नमेंट का पार्ट। तो लोकल गवर्नमेंट में भी पावर्स को बांटा गया है भाई। 1992 में देयर वाज अ डिसेंट्रलाइजेशन इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में क्या किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज द डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन किसको कहेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है कि भाई जिला परिषद वहां पर पावर शेयरिंग है, तो बेसिकली है, क्योंकि 1992 में वे गवर्नमेंट है डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। इट मीन्स वहां पर 4 तरह का विभाजन किया गया, पावर दिया गया किसको, लोकल गवर्नमेंट को। एससी एसटी ओबीसी को चुनाव में क्या किया गया, रिजर्वेशन दिया गया। राज्य स्तरीय चुनाव को हैंडल करने के लिए एक राज्य स्तरीय क्या होगा भाई, इलेक्शन कमीशन का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। महिलाओं को क्या किया गया, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए रिजर्वेशन वगैरह उपलब्ध कराया गया। तो ये सब जो हुआ उसको हम 1992 का डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। वहां पर किया गया, यानी लोकल गवर्नमेंट को क्या करना था, वहां पर इंकरेज करना था, बढ़ावा देना था, कि ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास जितनी शक्तियां हैं, वहां पर कुछ शक्तियां किसके पास आ जाए, लोकल गवर्नमेंट के भी पास आ जाए। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, फेडरलिज्म चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, और मैं बार बार कह रहा हूं कि इंडिया इज नॉट अ फेडरल कंट्री, इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। जैसे बेल्जियम हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो बेल्जियम में भाई एकोमोडेशन ऑफ जो बेल्जियम हुआ, तो वहां पर 5 तरह के एकोमोडेशन हुआ। तो बेल्जियम में भारत में अंतर क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम एंड अ पावर शेयरिंग इन इंडिया एज अ डिसेंट्रलाइजेशन? क्या अंतर था? तो अंतर स्लाइटली है, वहां पर लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से, सारे लोग लिसन में वेरी केयरफुली, एट अ ग्लांस है, इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर को जैसे तैसे पढ़ा देना, यू आर द बोर्ड एग्जामिनिंग, ध्यान से समझो इस चीज। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट को पावर दिए गए थे, 3 तरह के पावर थे। कौन कौन सा भाई, कि वो एजुकेशन को देख सकता है, कल्चर को देख सकता है और लैंग्वेज को देख सकता है। यानी एजुकेशन से संबंधित, कल्चर से संबंधित और लैंग्वेज से संबंधित द बेल्जियम कम्युनिटी गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉ, वो कानून बना सकता है। इन इंडिया अब कंपेयर करते हैं भारत से, तो लोकल गवर्नमेंट हैव नॉट अ पावर टू मेक अ लॉ ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट पर लोकल गवर्नमेंट के पास यह अधिकार नहीं है, जो क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। और लोकल गवर्नमेंट हैव नॉट अ पावर ऑफ टैक्सेशन, लोकल गवर्नमेंट के पास टैक्सेशन का भी क्या है, पावर नहीं। तो हम फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, बट बेल्जियम इज अ कंप्लीट फेडरल कंट्री, वो पूरी तरीके से क्या है, फेडरल। पावर शेयरिंग फोकस किए, समझ में आया? और आगे चलते हैं, बेल्जियम और श्रीलंका, यहाँ पर तुलना कर लेंगे, वी हैव टू जस्ट कंपेयर बेल्जियम विद श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका को तुलना कर लेते हैं। माइनॉरिटी के आधार पर किसमें शासन था, मेजोरिटी के आधार पर किसमें शासन था, माइनॉरिटी का लाभ किसने उठाया और माइनॉरिटी को पुशअप किसने किया।
ठीक है, यहाँ तो पूरा खेल किसका है, मेजोरिटी और माइनॉरिटी का। देखते हैं, बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, यूरोप का एक छोटा सा क्या है, छोटा सा देश है ये, विथ अ वेरी कॉम्प्लेक्स इथनिक एंड कंपोजिशन। मतलब यहां पर है कि बेल्जियम में जातिगत बुनावटें, बेल्जियम का जो जातिगत समीकरण है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल है, बहुत उलझा हुआ चीज है। क्या उलझा हुआ है, तो जातिगत जो बुनावट है वहां का बहुत उलझा हुआ है, बहुत ज्यादा आपस में खींचातानी है किसी भी चीज को लेकर। एक छोटा सा यूरोप का देश है जहां पर इतनी कॉम्पोजिशन है। बॉर्डर विथ फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग, याद रखेंगे 4 कंट्रीज बॉर्डर्स मैच और टचेस द बाउंड्री ऑफ द बेल्जियम। बेल्जियम के साथ नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और साउथ में 4 देशों की सीमाएं किसको टच करती है, बेल्जियम को टच करती है। वो 4 देश कौन कौन से है भाई, तो पहला देश कौन सा आ जाएगा, पहला देश आ जाएगा आपका नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। उसके पहले कौन आ जाएगा, फ्रांस। फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है और लक्समबर्ग है, याद रखेंगे। ये 4 देश की सीमाएं किसके सीमा के साथ मैच करती है, किसके सीमा के साथ टच करती है, बेल्जियम के सीमा के साथ टच करती है। क्वेश्चन अगर आ सकता है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, या मान लो कि कॉन्टेंसी दे दे इसी से, क्वेश्चन हम इसी से दे देते हैं, पांचवें पैराग्राफ का क्वेश्चन आता है तो फिर उस समय पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन देखना है, आंसर देने का काम करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम, उसमें टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं। ऐसा लगता है देखो पैसे तो आ जाएगा, 2 या 3 तो पास से जाना ही आना है, ठीक है। तो अब इतना आप डीपली पढ़े हो एनसीईआरटी कि हर पैसेज आपको समझ में आ जाएगा किस चैप्टर का, डीपली पढ़े हो, इसलिए उसको अगर लगता है कि आपको पढ़ने की जरूरत है तो ही पढ़ना, नहीं तो टाइम का भी ख्याल रखना है। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन। अगर लगता है कि नहीं सर ने पढ़ाया और सब कुछ हमारे दिमाग में है तो सीधा एक क्वेश्चन को देखना। हो सकता है कि पैसेज को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सीधा क्वेश्चन को देखना, आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। लक्समबर्ग, जर्मनी, नीदरलैंड और फ्रांस के साथ किसकी सीमाएं मिलती है भाई, किसकी सीमाएं मैच कर रही है, बेल्जियम की। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज इन मेजोरिटी, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज इन मेजोरिटी। एट ग्रांड चैप्टर है, मैंने डीप में नहीं लिखा लेकिन डीप में समझा रहा हूं जरूर। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज इन मेजोरिटी, सबसे ज्यादा बहुसंख्यक बड़ी संख्या में आबादी में बेल्जियम में कौन लोग थे, तो फ्रेंच के लोग थे। और ये किस रीजन में रहते थे, ये क्वेश्चन है। तो दे लिव इन अ फ्लेमिश रीजन, कहां पर, हाँ, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज इन अ मेजोरिटी इन बेल्जियम एंड दे लिव इन अ फ्लेमिश रीजन। अब यहीं पर हम लोग एक क्वेश्चन को और सॉल्व कर ले कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम, तो वो 59%। कहां पर रहते थे, किस रीजन में रहते थे, फ्लेमिश रीजन में रहते थे और उनका परसेंटेज कितना था, 59। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, their total percentage was 59%, they live in a Flemish region and they are the majority community of Belgium। ठीक है जी, समझ में आई बात, they are the majority community of the Belgium, their percentage are 59% and they live in a Flemish region। clear? मेजोरिटी इन कैपिटल ब्रुसेल्स, कहां पर कैपिटल, कहां पर इसकी मेजोरिटी थी, ब्रुसेल्स में ज्यादा संख्या में थे। बट ऑल्सो दे वेयर रिलेटिवली रिचर एंड पावरफुल, इनके साथ बहुत कुछ था प्लस पॉइंट। एक तो मेजोरिटी में थे, ठीक है, दूसरा रिचर थे और पावरफुल थे, मतलब समृद्ध भी थे और शक्तिशाली भी थे। और सबसे ज्यादा मेजोरिटी में कहा थे ये, ब्रुसेल्स। लेकिन देश के अंदर ये माइनॉरिटी, पूरे देश में क्या थे, माइनॉरिटी में। पूरे देश में संख्या किसकी, डच की संख्या ज्यादा, और 59% संख्या कहां पर, ब्रुसेल्स में। ठीक है, याद रहेगा। और 40% जनसंख्या किसकी थी, डच की। डच की जब 40% और पूरे बेल्जियम में क्या थे, ये थे, मेजोरिटी में थे और ये माइनॉरिटी में थे। लेकिन ये ब्रुसेल्स में क्या थे, मेजोरिटी में थे।
but they were relatively richer and powerful. The Dutch got the benefit of education much later. अब जो डच है उनको जो शिक्षा का लाभ मिला वो बहुत बाद में मिला, यानी सबसे पहला एजुकेटेड कौन हो चुके थे, तो फ्रेंच हो चुके थे। तो सबसे ज्यादा फ्रेंच एजुकेटेड होने के कारण दे आर रिचर एंड पावरफुल, ठीक है ना। द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन द फ्रेंच गॉट इन बेल्जियम, सो दे वर रिचर एंड पावरफुल। later many years later this benefit of education got it by Dutch speaking community। बहुत बाद में जाकर डच स्पीकिंग कम्युनिटी को इसका लाभ मिल पाया, किसका, एजुकेशन का। इसलिए वो रिचर नहीं हो पाए, पावरफुल नहीं हो पाए, लेकिन संख्या में सबसे ज्यादा थे पूरे देश में। और बेल्जियम में किसकी संख्या थी, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, ठीक है। led to tension between the Dutch and the Dutch speaking and the French speaking community। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि what was the cause of a tension, चौथे क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। what was the cause of the tension between Dutch speaking community and French speaking community in Belgium। बेल्जियम में डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के मध्य टेंशन का कारण क्या था। तो आंसर क्या होगा कि द डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट एजुकेशन बेनिफिट मेनी इयर्स later, but French speaking community were rich and powerful and they got educational right before the Dutch speaking community, ठीक है। that was the causes of the tension between two communities, that is known as the French speaking and Dutch speaking community in Belgium। क्लियर है। इसके अलावा भी टेंशन के कारण थे। टेंशन का कारण था पावर, होल्डिंग ऑफ पावर। पावर किसके हाथों में जाएगा, तो जो ब्रुसेल्स में जिनकी संख्या थी दे वांट टू रेस्टोर देयर ओन पावर, और जिनकी पूरे देश में संख्या थी वो चाहते थे कि हमारा शासन हो जाए। तो पूरे देश में संख्या किसकी थी, डच कम्युनिटी की सबसे पूरे देशों में संख्या ज्यादा थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटीज में entire country the Dutch speaking community wants to make their own government, or on the basis of the majorityism in Brussels the French speaking community wants to make their own government। ये भी कारण था किसका, between two tension between two communities। दो कारण हो गए। एक कारण कौन सा हुआ, एजुकेशन देश में मिला। दूसरा कारण क्या हुआ कि पूरे डच जो थे वो पूरे देश में क्या थी, उनकी संख्या ज्यादा थी, इसलिए वो चाहते थे कि शासन हमारा होना चाहिए। और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी का मानना था कि नहीं, ब्रुसेल्स में हमारी संख्या ज्यादा है और हम डच से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा ताकतवर है, ठीक है, और ज्यादा पावरफुल है, इसलिए ब्रुसेल्स में हमारी सरकार होनी चाहिए। दो कारण है, क्वेश्चन आता है तो इजिली हम लोग हैंडल कर सकते। क्लियर हुआ। Led to tension between the Dutch speaking community during 1950 and 1960। ये जो फ्रिक्शन था, कॉन्फ्लिक्ट था, वो कब था, तो 1950 और 1960 के दशक में। कहां की बात हम लोग कर रहे हैं, बेल्जियम, स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप। वहां पर 1950 और 1960 के दशक में, ठीक है ना, दो कम्युनिटी के बीच तनाव का कारण जो था वो मुख्यतः दो था। जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थे they were not educated, not richer and not powerful, but French speaking community got this opportunity much before than the Dutch speaking community, and according to the majoritism of the Dutch community they want to make their own government, but in a Brussels the French speaking community was in majority, so they want to make their own government। These are the tension of the two communities in Belgium। क्वेश्चन का आंसर क्लियर है, किसी को डाउट है। चलिए अब यहां से हम लोग फिर पढ़ेंगे श्रीलंका। ये तो डच का और मतलब बेल्जियम का हम लोगों ने क्लियर किया, यहां से पढ़ना है श्रीलंका ऑल्सो हैव अ डाइवर्स पॉपुलेशन, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू कंपेयर बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो बेल्जियम हम लोगों ने बात कर लिया, श्रीलंका का बात करते हैं। श्रीलंका में भी कह रहा है कि श्रीलंका ऑल्सो हैव अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका में भी जो जनसंख्या थी वो डाइवर्स थी। डाइवर्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म के लोगों की संख्या मेजोरिटी और
माइनॉरिटी में। लाइक बेल्जियम comprising Sinhalas and Tamil, among Tamil there are two subgroup, यानी श्रीलंका में 3 ग्रुप थे। एक जो ग्रुप था सिंघाला, उसका परसेंटेज कितना था? 74%। एमसीक्यू में याद रखेंगे, सिंघाला का परसेंटेज श्रीलंका में 74%। 18% में थे तमिल स्पीकिंग, और 18 को भी 2 भागों में बांट दो आप, 13 और 5। तो 13 कौन थे? दे आर द नेटिव ऑफ द श्रीलंकन, उसको श्रीलंका का क्या मानते हैं? वास्तविक निवासी मानते हैं। एंड 5% आर दोज पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया इन श्रीलंका। ठीक है, जो माइग्रेट करके गए थे, प्रवासी थे, उनकी भी संख्या कितनी थी? 5%। तो 13% तमिल श्रीलंकन थे और 5% इंडियन स्पीकिंग थे। तो दोनों को मिलाकर के कितना हो गई? 18%। टोटल रेशियो जोड़ेंगे तो तमिल स्पीकिंग का परसेंटेज कितना होगा? 18, जिसमें से 13 कौन थे? 13 कौन थे? श्रीलंकन तमिल, और 5 कौन थे? इंडियन तमिल। और 74% में कौन थे? 74% कौन थे? सिंघाला थे। अब बच गया 8%। 8% में कौन थे? दे आर द क्रिश्चियनिटी। अब एनसीईआरटी का जब हम बुक पढ़ते हैं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज, अभी जो मैं बोल रहा हूं उसमें और जो लोग एनसीईआरटी रीड करते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर, 1% का। एनसीईआरटी में दिया 7% है, तो जब 7 को लेंगे तो 99% ही होगा, और 8 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100%। तो इथनिक कंपोजिशन को अगर 100% लेंगे तो क्लियर है ग्राफ। 74% वेयर द सिंघाला, 18% was where the Tamil speaking, and 8% was the Christianity. This is the ethnic composition of Sri Lanka or diverse population of Sri Lanka. ठीक है जी, समझ में आया? अब दूसरा भी यहीं पर पढ़ लेते हैं हम लोग, यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। जो तमिल से स्पीकिंग, इन विच एरिया दे रेसिस्ट, ये किस एरिया में रहते थे? नॉर्थ ईस्टर्न वाला ग्राफ एनसीईआरटी में देखा होगा आप लोगों ने, वहां पर रेड करके दिखलाया नॉर्थ और ईस्टर्न। ठीक है, तो नॉर्थ और ईस्टर्न वाले पार्ट को ही इन्होंने तमिल इलम बनाया था, और वो चाहते थे कि इसी को क्या कर लिया जाए, अलग कर लिया जाए। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये ध्यान में आ गया सबको? तो व्हाट वाज द रेसिस्ट एरिया ऑफ द तमिल? द रेसिस्ट एरिया ऑफ द तमिल वाज द नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। ठीक है, ये वहां पर रहते थे। और पूरे देश में कौन था? 74% पॉपुलेशन किसका था? सिंघाला का था। तो उनकी जनसंख्या मेजोरिटी में थी, बहुसंख्यक थी। तो माइनॉरिटी में कौन हो गए? माइनॉरिटी में कौन हो गए भाई? तमिल स्पीकिंग। और उनसे भी कम माइनॉरिटी में कौन है? तो क्रिश्चियनिटी, जिसका परसेंटेज कितना है? 8%। Have a diverse population like Belgium comprising Sinhalas and among Tamils are 2 subgroups, Sri Lankan Tamils and Indian Tamils. Clear हो गया? The Sri Lankan community enjoyed bigger majority. Enjoyed bigger majority का मतलब क्या? इन्होंने बहुसंख्यवाद का बहुत लाभ उठाया था। किसने? सिंघाला बोलने वाले लोगों ने मेजोरिटी का बहुत क्या किया? लाभ उठाया। एंड would impose its will on the entire country, और बहुसंख्यक होने के नाते, संख्या में ज्यादा होने के कारण इन्होंने पूरे इंटायर कंट्री के ऊपर, पूरे देश के ऊपर अपना दबदबा क्या किया? बनाने का प्रयास किया। बनाने का प्रयास ही नहीं किया, बना दिया। सरकार ही वैसा बना दिया, जिसके कारण 2 गुटों के बीच में क्या हो गया? सिविल वार जैसी स्थिति हो गई। और इसी से बच गया कौन? बेल्जियम। इसी से बच गया बेल्जियम, ड्यू टू एकोमोडेशन इन बेल्जियम, उसके कारण वो बच गया। लेकिन ये श्रीलंका अपने आप को बचा नहीं पाया। तो दैट टर्न द वायलेंस टर्न इनटू अ सिविल वार। इसलिए एक जो हिंसा थी वो गृह युद्ध में क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। नेक्स्ट हमको देखना मेजोरिटीज इन श्रीलंका। अब यहाँ पर जो सिंघाला स्पीकिंग, तमिल स्पीकिंग इम्पोज विल ऑन द एंटायर कंट्री, इसी को डिस्क्रिप्शन में हम लोग देखते हैं। Sri Lanka emerged as an independent country in 1948, MCQ है।
श्रीलंका 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है, when Sri Lanka become independent, Sri Lanka become independent in 1948. Clear? And act was passed. जैसे ही वो आजाद हुआ, जैसे ही वहां पर उसकी आजादी मिली, as soon as he become independent, जैसे ही वो क्या हो गया, आजाद हो गया, एक एक्ट बनाया गया. An act was to recognize Sinhalas as the only official language in 1956. दूसरा एमसीक्यू है, आजादी कब मिली? 1948 में. जैसे ही आजाद हुआ उसने एक कानून बनाया और कानून बना करके सिंहाला जो भाषा थी उसको ओनली वन लैंग्वेज ऑफ द श्रीलंका इट वाज डिक्लेयर. उसको क्या कर दिया गया भाई? डिक्लेयर कर दिया गया कि पूरे श्रीलंका के लिए एक ही भाषा होगी और उस भाषा का नाम क्या होगा? तो सिंहाला होगा. ये कब अप्रूवल हुआ? When this such type of act was passed in 1956, an act was passed that Sinhala will be the only one official language of the Sri Lanka. ठीक है, इसके बाद डिसरिगार्डिंग तमिल, ये कानून बनाया गया और डिसरिगार्ड कर दिया गया, मतलब नजरअंदाज कर दिया गया. किसको? तमिल को. तमिल को दरकिनार कर दिया गया क्योंकि तमिल का यह भाषा था ही नहीं. The Sinhala was declared as the official language of Sri Lanka and disregard तमिल, और तमिल को क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया. अब देखो यही से कितना अंतर हो रहा है. पहला स्टेप बनाया गया 1956 में, एक्ट लाया जाता है, उसको पास किया जाता है और सिंहाला को वहां का राष्ट्रीय भाषा क्या कर दिया जाता है? घोषित कर दिया जाता है. Several political organizations were formed in 1918. किसके अगेंस्ट में? जैसे सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज क्या किया गया? घोषित किया गया, डिक्लेयर किया गया, एक्ट के द्वारा पास किया गया, वैसे ही सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत तरह के राजनीतिक संगठन बनाए गए. कब? 1980 आते आते बहुत तरह के राजनीतिक संगठन बना दिए गए. किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट द एक्ट ऑफ 1956 और ओनली वन ऑफिशियल लैंग्वेज एज अ सिंहाला के अगेंस्ट में बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या किए गए? बनाए गए. ये कब तक बना लिए गए? 1980 तक. डिमांडिंग एज अ इंडिपेंडेंस तमिल इल्म. देखो 1980 तक बना लिए गए और उसमें मांग किया गया कि तमिल इल्म को, तमिल इल्म किस इलाके को कहा गया? पता है? नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट. ठीक है ना. कि तमिल जो इल्म है उसको क्या कर दिया जाए? आजाद कर दिया जाए. यह गवर्नमेंट से क्या होने लगी? सिंहाला गवर्नमेंट से लगातार मांग होने लगी. The more they demand to make a Tamil ilm as an independent state, but they disregard again and again. इसको क्या करते गए? वो नजरअंदाज करते गए. State in northern and the central part, northern and the eastern part, northern और ईस्टर्न पार्ट में रहते थे और उसी भाग को तमिल इल्म के नाम से ये आजादी लेने के लिए क्या कर रहे थे? प्रयास कर रहे थे. भाई जाहिर सी बात है कि जब हमारी भाषा को तुम मान्यता दोगे नहीं तो जो हमारा भाग है, जिस इलाके में हम रहते हैं, इस नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट, उसको क्या कर दो? हमको अलग कर दो ताकि जो हमारा भाषा है उस भाषा को लेकर के हम अपने विरासत को क्या कर सके? बचा सके. इसलिए लगातार तमिल इल्म एक संगठन था और उसके द्वारा ये मांग की जा रही थी कि द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द श्रीलंका एंड इट विल बी डिक्लेयर एज द इंडिपेंडेंट स्टेट. उसको क्या कर दिया जाए? एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया जाए. दिस वाज द डिमांड ऑफ द तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी ऑफ श्रीलंका. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम श्रीलंका, द intrigue between the Sinhalas and the Tamil community turned into a widespread conflict. और ये जो मांग है उसी मांग को लेकर सिंहाला और तमिल के बीच काफी ज्यादा तनाव क्या हो गया? बढ़ गया. और वो तनाव सिविल वार जैसी स्थिति में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया. लीडिंग टू सिविल वार, जिसका नतीजा क्या हुआ? ये जो वायलेंस हुआ, ये जो मांग हुई, मांग को लोगों ने स्वीकार नहीं किया, सिंहाला गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया. इसका रीजन हो गया कि वो जो वायलेंस था वो किस में कन्वर्ट हो गया? तो सिविल वार में. अब आता है कभी कभी कि व्हाट इज सिविल वार.
चूंकि पढ़ रहे हैं हम लोग, डीपली तो हम लोगों ने पढ़ लिया, एट ए ग्लांस करना है हर एक बोर्ड जो नाम है वो मतलब एक डर का ये नहीं है भाई, पढ़ोगे बेटा तो आसानी से निकल जाओगे। आज सोने वालों के लिए तो जीवन भर डर, चुनौतियों से लड़ोगे तो डर कुछ भी नहीं है, तो सोने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा, इसलिए चुनौतियों को स्वीकार करो। अब क्या पढ़े हो नहीं पढ़े हो, मैं बार बार हर क्लासेस में 1-2 मिनट का समय दे देता हूं उस पर। आपने क्या पढ़ा, वट एवर यू हैव स्टडीड दैट इज नॉट अ मैटर, नाउ व्हाट आर यू स्टडीइंग, दिस इज द मेन पॉइंट। क्या पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, अब क्या पढ़ रहे हो वो मायने रखता है। पढ़ाई तो सबने हम लोगों ने किया, लेकिन पूछने पर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ये कॉन्फिडेंस देखने से नहीं आएगा, ये कॉन्फिडेंस बात करने से नहीं आएगा, ये कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आएगा कि वो इससे पूछे कि भैया तुम कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, कितना समय लगता है, सिर्फ बातें करो नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। उसको थोड़ा सा अमल में लाओ। अमल करने का मतलब है वो बोल रहा है कि अगर 3 घंटा में पूरा को सेट खत्म कर देते हैं तो 3 घंटा तुम्हारे लिए 2 घंटा 2.5 घंटा होना चाहिए। अभी 2.5 घंटा में खत्म करोगे ना, तब जाकर के 3 घंटा में एग्जाम में उतरेगा वो परफेक्ट, तो फिर समस्या है। और एसएसटी है, ये मैथ साइंस नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर लैंग्वेज काम करता है। लिखना है, मेमोराइज करना पड़ेगा डेट्स को, इवेंट्स को, ठीक है। 1948 याद रहना चाहिए, 1956 दैट मस्ट बी रिमेंबर कि 1956 में कौन सा एक्ट पास किया गया था, तब लिख पाओगे आप। लीडिंग सिविल वॉर विच एंडेड इन 2009, यही सिविल वॉर कब खत्म हुआ, 2009 में खत्म हुआ। अब एकोमोडेशन इन बेल्जियम, इसका मतलब होता है बेल्जियम की समझदारी। द बेल्जियम लीडर अमेंडेड मतलब सुधार करना। द बेल्जियम लीडर अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान में क्या किया उन्होंने, सुधार किया। फॉर 4 टाइम्स, 4 बार हुआ, और ये 4 बार सुधार कब से कब तक हुआ, बिटवीन 1970 टू 1993, याद रखेंगे। बेल्जियम गवर्नमेंट ने, बेल्जियम के नेताओं ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए, और चारों संशोधन का जो नाम है वो 1970 से 1993 के बीच हुआ। कौन कौन से संशोधन हुए, यही तो क्वेश्चन है। व्हाट वाज द एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, ठीक है ना, एट ए ग्लांस है, मैं समझा दे रहा हूं, फिर भी एनसीईआरटी बुक के बुक्स में पॉइंट बाय पॉइंट 4 को पॉइंट करके दिया हो बेटा, उसको याद कर लेना, क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं तो पंखा सीलिंग काउंट करना पड़ेगा कितना बार ये घुमा, कलम नहीं चलेगा, वो चलना शुरू हो जाएगा, याद कर लेना सब। 4 टाइम्स अमेंडमेंट कब किया गया, 1972 टू 1993 में। क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए थे, ये फीचर्स ऑफ बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने लिख दिया। इक्वल पावर शेयरिंग बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पहला अमेंडमेंट था। और अमेंडमेंट को हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम बोलते हैं। पहला अमेंडमेंट क्या था, पहला संवैधानिक सुधार क्या था, तो पहला संवैधानिक सुधार था कि इक्वल पावर शेयरिंग बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो केंद्र सरकार बनाई जाएगी वहां पर 50:50 का रेशियो होगा जी, 50:50, यानी 50 अगर डच बोलने वाले मिनिस्टर हैं तो 50 ही फ्रेंच बोलने वाले भी मिनिस्टर होंगे। ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा श्रीलंका में कि तमिल और डच के बीच में कोई इस तरह का रेशियो नहीं बना। तमिल ने मांग करते रहा कि भाई तमिल इल्म नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को क्या कर दो, आजाद कर दो। सिंघाड़ा गवर्नमेंट ने एक भी नहीं सुनी। नतीजा क्या हुआ, सिविल वार हुआ। यहां पर क्या हुआ, संविधान में संशोधन कर दिया गया। और क्या संशोधन किया गया कि द इक्वल नंबर ऑफ डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई किसी तरह का कोई बेटा मत लगाओ नहीं है, एकदम सब कुछ क्या कर दिया गया, संविधान में क्लियरली लिख दिया गया। पहला कम अमेंडमेंट समझ में आ गया, एंड द अमेंडमेंट इज नोन एज द एकोमोडेशन इन बेल्जियम, ठीक है जी। दूसरा क्या किया गया,
equal power sharing between the Dutch and French speaking community of the minister. A state government were given some power. सेंट्रल गवर्नमेंट तो बनेगा ही, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी का रेशियो क्या होगा, बराबर बराबर होगा। उसके अलावे राज्य सरकार का भी गठन किया जाएगा, गठन था, राज्यों को भी पावर दिए जाएंगे। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बन ही गया, वहां पर डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को पावर मिल ही गया। यानी जो राज्य सरकारें बनेंगी वहां पर भी लोगों के मध्य क्या होगा, पावर्स बांटे जाएंगे। यानी किसके किसके बीच में, तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। कोई झंझट वाला काम नहीं है, सब कुछ, ऑल द थिंग्स आर क्लियरली रिटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेल्जियम। पावर, ये दूसरा हो गया। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। देखो इसी बेल्जियम को लेकर कल विवाद हुआ था। फ्रेंच वाले चाहते थे कि बेल्जियम में हमारी सरकार बन जाए, डच चाहते थे कि नहीं पूरे देश में हमारी सरकार है। तो भैया कैसे ये बैलेंस कैसे हुआ, जब पूरे इंटायर कंट्रीज में डच ने एक्सेप्ट कर लिया किसको, फ्रेंच को, तो फ्रेंच को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा किसको, बेल्जियम को, किसको, डच को। कहां पर, बेल्जियम। मतलब पूरे देश में अगर संख्या सबसे ज्यादा किसकी थी, डच की, तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट में डच ने आपको 50% का रेशियो दे दिया ना, 50 हमारी संख्या होगी तो 50 आपकी भी होगी। और फ्रेंच का क्या मानना था कि ब्रुसेल्स में हमारी सरकार बननी चाहिए, तो ब्रुसेल्स में भी अब आपको किसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, डच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ब्रुसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट होगी और उस सेपरेट गवर्नमेंट में भी डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की संख्या रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तीनों अमेंडमेंट समझ में आया। पहला अमेंडमेंट क्या है, बीबीआई, इसलिए रिपीट कर रहा हूं। पहला अमेंडमेंट क्या है, देयर शुड बी द इक्वल रेशियो ऑफ डच स्पीकिंग मिनिस्टर एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला अमेंडमेंट। दूसरा अमेंडमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हैव सम पावर, राज्य सरकार को भी कुछ पावर दिया जाएगा। ब्रुसेल्स में क्या है, ब्रुसेल्स हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी, इट मींस फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटी विल बी इन द सेम रेशियो। वहां पर भी क्या होगा, सेम रेशियो होगा मिनिस्ट्री में, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और चौथा, कम्युनिटी गवर्नमेंट विच हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ अ पावर कम्युनिटी गवर्नमेंट हैव इन बेल्जियम। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास कौन सी शक्तियां थी, किस तरह का उनको अधिकार मिला था। किस तरह का अधिकार मिला था, पावर रिगार्डिंग कल्चर मतलब संस्कृति से संबंधित, एजुकेशन मतलब शिक्षा से संबंधित, एंड लैंग्वेज। इट मींस द कम्युनिटी गवर्नमेंट हैव अ पावर टू मेक अ लॉ रिलेटेड टू कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटिव इश्यूज। इससे क्या कर सकते हैं, वो किसी भी तरह का कानून बना सकते हैं। ठीक है, द बिग important topics we have already discussed. Last topic is remaining. I will try my best to solve it tomorrow. ठीक है, और today classes is over. It will be continued with the next lecture on next day.